हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अभी तक हम लोग कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगक की संरचना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और आज के क्लास में उस कोशिका अंगक को हम लोग जानेंगे कि कोशिका अंगक में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना के बारे में ये सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक और बेहतरीन नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस। क्या क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। मतलब क्या कि आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है, जो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा जिस फैक्ट्री में रिलीज होती है, उस फैक्ट्री का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक फैक्ट्री है जिसमें क्या रिलीज होती है? तो एनर्जी रिलीज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज कैसे होती है और ये कोशिका अंग उसमें क्या करता है। दरअसल होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा आपको कि आसानी से क्या है। कि दरअसल क्या होता है कि जब भी आप सांस लेते हैं, जब भी आप बाहर से सांस लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। ऑक्सीजन जब आगे की तरफ बढ़ता है तो आपके बॉडी के अंदर फेफड़ा में जाएगा, लंग्स में, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से जब आगे की तरफ बढ़ता है तो हार्ट होते हुए पूरे बॉडी में जाता है, और पूरे बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद इस बॉडी के कहां पहुंचता है? सभी सेल्स में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? सभी सेल्स में। और सभी सेल्स के अंदर कहां पहुंचता है? तो सभी सेल्स के अंदर एक ही कॉमन पॉइंट है, और वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। वो कौन सा पॉइंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। कहां पहुंच जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक और बात आप जरा ध्यान कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये पहुंच जाएगा, जब अंदर जाएगा, तो वहां पे वेट करेगा। ऑक्सीजन जाने के बाद यहाँ पर क्या करेगा? वेट करेगा। अब जरा एक और बात ध्यान रखिए कि जब आप भोजन करते हैं, जब क्या करते हैं आप? भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जो पोषक तत्व निकलते हैं, ठीक है, उनका अवशोषण होता है, उनका स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण होता है। और अवशोषण और स्वांगीकरण होने के बाद ये जो आइटम है वो कहाँ जाते हैं? आपके ब्लड के अंदर, खून के अंदर जाते हैं, ब्लड में। और ये ब्लड इसको लेके कहाँ जाता है? आगे की तरफ बढ़ाता है, और आगे की तरफ बढ़ाकर कहाँ ले जाता है? सेल के पास। और सेल फिर उठा के कहाँ ले जाता है? अपने अंदर वाले भाग में। और अंदर जाने के बाद ये पहुंचता है किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो चीजें बाहर से आ गई, एक तो आ गया ऑक्सीजन, और दूसरे तरफ से आ गया हमारा ग्लूकोज। क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। जरा गौर कीजिएगा कि ऑक्सीजन भी पहुंच गई और ग्लूकोज भी पहुंच गया। एक तरफ आग भी है और दूसरे तरफ आपका तेल भी है। अब बताइए, आग को तेल से कितना दूर बचा के रख सकते हैं आप? नहीं बचा सकते हैं। और बिल्कुल पास है ग्लूकोज। तुरंत ऑक्सीजन, ग्लूकोज को देखते हुए ऑक्सीजन क्या करता है? अटैक बोलता है ग्लूकोज पे। तो देखिए, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ग्लूकोज हो गया, और इधर O2 है। तुरंत दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद आपको क्या होती है कि एटीपी के रूप में आपके शरीर में से ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। और यही ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर कार्य करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जिम्मेवार होती है। तो बताइए कि इस ऊर्जा का रिलीजेशन, अर्थात की ऊर्जा जो निकला, वह कहां से निकला? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां था? तो कोशिका के अंदर था। यह माइटोकॉन्ड्रिया कहां था? कोशिका के अंदर था। तो इससे समझ सकते हैं कि यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गढ़, ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब ऊर्जा गृह के नाम से हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो नामकरण तो हम समझ लिए कि भाई इनका कितना बड़ा महत्व है। अब जरा सा जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की आकार आकृति कैसी होती है। तो वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया सेल के, अर्थात कोशिका के
कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एक छोटी सी संरचना है। ये क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि डबल कवर्ड होता है। कितने कवर्ड होते हैं? डबल झिल्ली होते हैं। एक बाहरी झिल्ली जो बिल्कुल लचीला होता है, लचीला होता है, और एक आंतरिक झिल्ली। कैसी झिल्ली होती है? एक आंतरिक झिल्ली होती है। और ये जो बाहरी झिल्ली है लचीला वाली और आंतरिक झिल्ली, दोनों के बीच में पानी जैसा द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी जैसा द्रव आइटम इसमें पाया जाता है। क्लियर अभी तक? अब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में मिलेगा, उसमें दो झिल्लियां मिलेंगी, एक आंतरिक और दूसरी लचीली और बाहरी झिल्ली। क्लियर है? और उसके अंदर आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के बीच में क्या मिलेगा? द्रव मिलेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे राइबोसोम के बीच में अंदर, तो अंदर आपको आरएनए मिलेगा, आपको डीएनए मिलेगा। ये सारे आइटम्स कहाँ मिलेंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा क्या और भी पोषक तत्व तो मिलेंगे? मैग्नीशियम भी मिलेगा यहाँ पे, कैल्शियम भी मिलेगा आपको यहाँ पे। सब कहाँ मिल रहे हैं? सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल रहा है। ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा हमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आइटम्स को ये अपने अंदर रखता है। ठीक है? अगर बात कीजिएगा इनकी बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, अर्थात कि दोनों मिलाकर जब झिल्ली की, तो इसकी कुल मोटाई जो होती है लगभग 40 से 70 एंगस्ट्रम तक होती है। जनरली एग्जाम में पूछ देता है कभी, हालांकि इतना डीप नहीं जाएगा, अगर पूछ भी दे तो आप कर लीजिएगा। 40 से 70 एंगस्ट्रम क्या होती है? इसकी मोटाई होती है दोनों झिल्ली की। क्लियर है? तो ये हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड क्या है? ऊर्जागिरी का काम करना, बॉडी को एनर्जी देना, पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि अगर किसी भी चीज का अगर यह ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो उसके लिए जो एंजाइम्स का निर्माण करना होता है, या बॉडी के अन्य कारणों के लिए एंजाइम्स जो बनाना होता है, उस एंजाइम्स का निर्माण भी कौन करता है? तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से दो काम, एक तो आपका एनर्जी रिलीज करेगी, अर्थात क्या ऊर्जा देगी, एनर्जी रिलीजेशन का काम करेगी। दूसरा नंबर, इस एनर्जी को उपयोग करने के लिए जो एंजाइम्स बनाने की बात होती है, उस एंजाइम्स बनाने वाला काम भी किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स भी बनाती है। क्लियर है? मतलब दो काम मुख्य रूप से, एनर्जी रिलीज करना और एंजाइम्स बनाना। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा अगले उसके कोशिका अंग के बारे में। और अगला कोशिका अंग है हमारा लवक, जिसे हम लोग प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं लवक क्या है हमारा। चलिए बात कर लेते हैं लवक के बारे में, अर्थात की प्लास्टिड। लवक अर्थात क्या? प्लास्टिड। ये संरचना जो है लवक और प्लास्टिड का संरचना, यह सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में मिलती है। हमें पेड़ पौधों के स्ट्रक्चर में ही देखने को मिलते हैं। अगर ये लवक गलती से अगर हमारे बॉडी के अंदर भी पाया जाता, तो समझिए कि जरा सा एक बार इमेजिन कीजिए कि क्या कंडीशन होता। हम लोग के जो बाल होते हैं ग्रीन कलर के, गिरिंडी गिरिंडी होते हैं बाल। हाथ जो होता है, हाथ के जो नाखून होते हैं वह लाल होता या फिर उजला होता, अलग किसी कलर का होता। पैर बैगनी कलर का होता। आपका क्या कहते हैं, बॉडी का अन्य पार्ट अलग अलग अंगों के अलग अलग रंग के होते हैं। रात में सोए होते हैं और बकरियां आकर बाल चबा के चली जाती। कहने का मतलब क्या है कि यह बॉडी के अंदर कलरफुल देता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर तो एक ही है, मेलेनिन है। वो क्या करता है कि ब्लैक एंड व्हाइट देता है कलर बस। जो सांवला कलर, गोरा कलर, बॉडी का जो कलर है, वो मेलेनिन के कारण हमारे बॉडी के अंदर एक जैसा होता है। लेकिन उनके अंदर मेलेनिन ना पाके उनके अंदर पाया जाता है लवक। उनकी कोशिका के अंदर लवक पाया जाता है और लवक उनको अलग अलग कलर देता है। और यह लवक जो होगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? पेड़ पौधों के कोशिका अंग के रूप में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति की संरचना, क्या बताया था? कोशिका भित्ति
यह कोशिका भित्ति की जो संरचना थी यह सिर्फ और सिर्फ पौधों में थी। उसी प्रकार से यह जो लवक की संरचना है, यह लवक की संरचना भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी? पेड़ पौधों के अंदर। लवक का मेन काम क्या होता है कि पौधों को रंगत देना, पौधों को क्या करना? रंगत देना अर्थात कलर देना, भोजन को स्टोर करना, भोजन को स्टोर करना, उसके बाद जनन की क्रियाओं में, जनन के क्रिया के लिए आकर्षण देना, आकर्षण देना। ये सारे काम आपके किसके होते हैं? ये सारे काम लवक के होते हैं। ये सारे काम किसके होते हैं? लवक के होते हैं। ठीक है, लवक का क्या काम होता है कि आपका यही आपका मेनली मुख्य रूप से काम हो जाता है कि पौधे को रंगत देगा, उसके बाद क्या? भोजन के लिए आपका स्टोर करेगा, और जनन क्रिया में क्या करेगा? आकर्षण देगा। ये काम हो गया। उसके बाद अगर आगे बात कीजिएगा तो आगे यह क्या काम करेगा, तो आप देख लिए कि तीन तीन काम है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम अलग अलग रूप में अगर लवक करते हैं तो कंफर्म है कि इनके काम के आधार पे इनके प्रकार भी होंगे। एक तरह के लवक तो सारे काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं कि इनके अंदर जो लवक पाए जाते हैं वह लवक तीन प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के लवक पाए जाते हैं। तो कौन कौन से लवक होते हैं? तो एक लवक आपका जनरली होता है, वह लवक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्रोमोप्लास्ट। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अगर हिंदी में बात कीजिएगा तो इसको कहा जाता है हरित लवक, जो ग्रीन कलर का हो। इसे कहा जाता है वर्णी लवक, और सबसे नीचे वाला जो है इसे कहा जाता है अवर्णी लवक। क्लियर हो गया? यानी कि टोटल लवक कितने तरह के हो गए? तो लवक कुल तीन प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के लवक होंगे। तो देखिए इनमें काम क्या क्या होगा। अगर बात कीजिएगा पहले क्लोरोप्लास्ट का, तो नाम हरित लवक है। अब हरित लवक है कि कंफर्म है कि इनके अंदर क्या पाया जाता होगा? क्लोरोफिल पाया जाता होगा। क्लोरोफिल पाया जाता होगा। अब क्लोरोफिल जिसमें पाया जाएगा उस पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अर्थात कि पौधे को जो हरा रंग प्रदान करता है, जिनके उपस्थिति के कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वह किसकी वजह से होती है? तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि पौधे का रंग हरा रखता है, और हरा रंग रखने के कारण यह क्या करता है कि यह पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में मदद करता है। पहला काम। तो दूसरा सोच रहे हैं कि फिर ये क्या करता है? तो वर्णी लवक है, तो फिर ये क्या करेगा? तो वर्णी लवक का मतलब होता है क्रोमोप्लास्ट, और ये क्या करता है कि पौधों के जितने भी पुष्प होते हैं, पुष्प को रंग देता है। अब पुष्प को जब रंग देगा तो रंग देने की वजह से क्या होगा? पुष्प आकर्षित लगेंगे। पुष्प कैसा लगेगा? आकर्षण होगा पुष्प पे। और पुष्प जब आकर्षित होने लगेगा तो पुष्प के आकर्षण के वजह से आपका क्या होगा? जनन की क्रिया होगी। और जब जनन की क्रिया होगी तो फिर क्या हो जाएंगे? आगे बढ़ेंगे कार्य। जब जनन की क्रिया होगी तो फिर आपके क्या होंगे? नए पुष्प बनेंगे, नए पौधे बनेंगे। मतलब क्या कि पौधों के जो हरे आपका लाल, पीला, उजला, इन सभी रंगों के हम लोग जो रंग बिरंगे फूल देखते हैं, वह रंग बिरंगे पुष्प किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि लवक में तो दो बातें हमने जान ली कि एक हरा होगा पेड़ पौधा, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट, और जो कलरफुल लाल, पीला, हरा, काला जो होगा, तो वह काला नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, लाल, पीला, आपका उजला,
इस तरह के जितने भी कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, अर्थात कि अवर्णीय लवक क्या करता है। तो दरअसल जो ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णीय लवक है, इनमें कोई सा भी रंग नहीं पाया जाता, ये रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। तब सोच रहे होंगे आपकी रंगहीन होता है तो यह बॉडी के किस पार्ट में पाया जाएगा? तो दरअसल क्या होता है, यह पार्ट मिट्टी के अंदर दबा रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है। अब सोचिए जरा सा कि मिट्टी के अंदर पौधे का कौन सा भाग, तो मिट्टी के अंदर पौधे का एक ही भाग रहता है, वो है आपका जड़, या फिर कुछ मिट्टी में दबा हुआ तना, ये भी पाया जाता है। तो इन दोनों भाग जहां पे सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती है, तो वहां पे आपका क्या पाया जाता है? अवर्णीय लवक पाया जाता है। तो मान लीजिए कि यह जड़ या तना का कुछ भाग जो धरती के अंदर दबा है, वहां पे यह पाया भी जाता है। तो पाया जाता है तो आखिर यह काम क्या करेगा? हमने तो ये देखा कि क्रोमोप्लास्ट था, तो इसका अलग काम है, क्लोरोप्लास्ट का काम है, लेकिन इसका क्या काम होगा मिट्टी के अंदर वाले का? तो कहता भाई हम किसी को आकर्षित नहीं करेंगे और ना ही कोई काम करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक काम हेल्प कर सकते हैं कि हम कुछ देर के लिए आप सभी को हेल्प करने के लिए गोडाउन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? गोडाउन। तो जरा सोचिए कि गोडाउन क्या करता है। तो गोडाउन का काम होता है स्टोरेज करना। मतलब क्या? यह स्टोरेज का काम करेगा, यह पदार्थों को क्या करेगा? स्टोर करेगा। जितने भी पदार्थ होंगे, जो भोजन बनेगा, उसका भोजन का स्टोर करने का काम किसका है? भोजन को स्टोर करने का काम किसका है? तो ये होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होता है, ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है, अर्थात तो जड़ और तना में होगा, और ये गोडाउन के रूप में काम करता है, अर्थात स्टोर करता है, स्टोरेज का काम है। और ये स्टोर करता है, स्टोर में क्या करता है? भोजन को स्टोर करने का काम किसका होता है? तो आपका अवर्णीय लवक अर्थात की ल्यूकोप्लास्ट का। क्लियर है आप लोगों को? लवक जो सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाएगा। और ध्यान रखना है कि आपका जिस तरह से कोशिका भी थी सिर्फ पेड़ पौधों में थी, वैसे ही भी थी। यह पौधे को रंगत देती है, भोजन को स्टोर करने में और जनन क्रिया के लिए आकर्षण करने में मदद करती है। ये तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है सबको? और इन तीन प्रकार में क्या होगा कि भोजन बनाना, स्टोरेज करना, इन सभी का काम आपका इसी में पाया जाता है। आशा है क्लियर हो गया होगा आपको लवक के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, अगर प्लास्टिड अगर क्लियर हो गया, अर्थात कि लवक आपको क्लियर हो गया, तब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे किसके बारे में? गोल्जी अपरेटस के बारे में, जिससे हम लोग कहते हैं गोल्जी काय। क्या कहते हैं हम लोग? गोल्जी काय के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब देख लेते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय, तीनों नाम से जान लीजिए आप। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय, गोल्जी ऑपरेटस, यह सभी नाम से जाना जाने वाला यह गोल्जी काय एक प्रकार का कोशिका अंगक है। और यह कोशिका अंगक बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक है। अगर इसके खोज की बात कीजिएगा, इसके नामकरण की, तो इसके नामकरण किए थे कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने अपने नाम पे इसका नाम गोल्जी अपरेटस अर्थात कि गोल्जी काय रख दिया। जानते हैं कि वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि जनरली अपने नामों पे किसी का नाम रख देते हैं जिनसे उनका नाम अमर हो जाएगा। जैसे मात्रक मात्रक देख लीजिए, न्यूटन, न्यूटन ने अपने नाम पे न्यूटन मात्रक रख दिया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने नाम पे रख देते हैं, जिनसे क्या होता है, जैसे कि आपका पांचवा फॉर्म आइस, आपका आइंस्टीन, आपका जो आपका बोस, आइंस्टीन बोस का जो आपका आता है पांचवा फॉर्म पदार्थ का, वो भी एक प्रकार का इसी कैटेगरी में आता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग को गोल्जी का या गोल्जी ऑपरेटस के बारे में, यह काम क्या करता है या यह किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो गोल्जी का वास्तव में क्या होता है कि तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है आपका, तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है आपका गोल्जी का। तीन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? एक तो होता है आपका सिस्टर्न, सिस्टर्न होता है। दूसरा क्या होता है? माइक्रोट्यूबुलस होता है, माइक्रोट्यूबुलस होता है। तीसरा क्या होता है कि आपका रसदानियां होती है बड़ी बड़ी, अर्थात रिक्तिका कह लीजिए, रिक्तिका होती है।
और ये तीनों स्ट्रक्चर जब मिल जाएगी तो इन तीनों स्ट्रक्चर के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि सिस्टर्नी क्या है, माइक्रोट्यूबुलस क्या है, रिक्तिका क्या है। मान लीजिए कि ये आपका कोशिका हो गया, ठीक है, ये कोशिका का आपका केंद्रक वाला हिस्सा हो गया, केंद्रक वाला हिस्सा हो गया, और ये केंद्रक के बगल वाले भाग में ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये मान लीजिए कि आपका हो गया गोल्जी काय। गोल्जी काय के यह देखेंगे आप लोग ऐसे चपटा, इसमें चपटा चपटा स्ट्रक्चर देखेंगे, ये चपटा चपटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो चपटा चपटा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम कहते हैं सिस्टर्न। क्या कहते हैं इसको, सिस्टर्न कहते हैं। क्लियर। और इस सिस्टर्न के बगल में देखिएगा एक छोटा छोटा लंबा लंबा दंडाकार संरचना दिखेगी। यह दंडाकार जो संरचना है इसे कहते हैं माइक्रोट्यूबुलस, मतलब छड़ के आकार का यह जो रचना होगी माइक्रोट्यूबुलस। और उसी में क्या होगा कि सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर, जब दो सिस्टर्न जब दूरी पे होगा, दूरस्थ अवस्था में चला जाएगा, तो इस दूरस्थ अवस्था में होने के कारण इस स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बड़ी रिक्तिका के रूप में जानेंगे, बड़ी रिक्तिका के रूप में जानेंगे। क्लियर है आप लोगों को। मतलब क्या, यह आपका चपटी संरचना मिलेगी, चपटी संरचना मिलेगी, वह क्या होगा, हमारा सिस्टर्न होगा। सिस्टर्न, जब दो सिस्टर्न होंगे, दो जब ये दूरस्थ अवस्था में चले जाएंगे, तो ये दूरस्थ अवस्था होने के कारण, जैसे मान लीजिए इसी में से एक स्ट्रक्चर को हम थोड़ा दूर करते हैं, ये देखिए इसका आपका क्या हो गया कि टूट गया है, इसका झिल्ली बाहर का टूट गया, एक और गया इसका भी झिल्ली टूट गया, अब ये दोनों जुड़ गए, अब ये संरचना लंबा हो गया, तो जब लंबा हो गया तो इसी को आप क्या कहेंगे, रिक्तिका कहेंगे। लेकिन जब यही छोटे छोटे रूप में दुख रहता है तो इसे हम लोग कहते हैं सिस्टर्न। क्या कहते हैं, इसे सिस्टर्न कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक अगर कोशिका के अंदर देखेंगे तो सिस्टर्न की संख्या आपकी अलग अलग हो सकती है। सिस्टर्न 3 से 12 की संख्या में हो सकती है, और उसी में से कोई दो का बाहर वाला हिस्सा टूट गया झिल्ली, तो झिल्ली टूट के जोड़कर एक अलग स्ट्रक्चर बना दिया, और जो अलग वह स्ट्रक्चर बना वह स्ट्रक्चर आपकी बड़ी रिक्तिका के रूप में हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये रिक्तिका बन गया, तो रिक्तिका बनने के बाद यह पूरी गोल्जी काय जो है आखिर यह कोशिका के लिए महत्वपूर्ण कैसे है या क्यों, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो दरअसल क्या होता है कि जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी मुख्य रूप से क्या करता है कि कोशिका के अंदर, इसके कार्य को देखेंगे तो क्या करता है, कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। पहला नंबर बात, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। दूसरा नंबर क्या करेगा, पदार्थों को ले जाने के लिए जो एंजाइम्स, जैसे राइबोसोम है, तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो संश्लेषण करने के लिए क्या चाहिए, अमीनो अम्ल चाहिए, तब तो प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन जब बनेगा तो उसके लिए अमीनो अम्ल चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अमीनो एसिड, अमीनो जब एसिड होता है वह जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, किस बॉन्ड से जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड से जब जुड़ेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसी पेप्टाइड बॉन्ड वाले आपके एमिनो अम्ल के संरचना को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो मान लीजिए कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, हमने कल बताया था पिछले क्लास में आपको कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण करने के लिए एमिनो एसिड चाहिए, और एमिनो एसिड को आपका उत्तेजित करने के लिए बाहर से उत्प्रेरक एंजाइम चाहिए। तो उस एंजाइम का निकालने का काम, श्रवण का काम किसका होता है, गोल्जी काय का। अर्थात क्या, गोल्जी काय श्रवण का काम भी करती है, गोल्जी काय श्रवण का काम भी करती है, अर्थात कि एंजाइम्स का स्रावित करती है। उसके बाद क्या, यह पदार्थों को ले जाने ले आने में भी मदद करती है, अर्थात क्या, ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करती है, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है, अर्थात कि यातायात में पदार्थों को ले जाओ ले आओ, इन सभी कार्यों में भी मदद करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गोल्जी काय क्या हो गया कि आपके बॉडी के लिए, आपके कोशिका के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका खोज, जिसका नामकरण कैमिलो गोल्जी ने किया था।
क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या, यह पूरी आपकी जो टॉपिक है गॉल्जी की क्लियर हो गई होगी। ऐसा फ्रेंड्स गॉल्जी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको कल अगले क्लास में हम लोग जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। एक ऐसी थैली जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मुर्दागिरी कह लीजिए, उसे कह लीजिए आत्महत्या की थैली, जिनके वजह से पूरी कोशिका अपनी अस्तित्व खो देती है। तो उस आत्महत्या के थैली के बारे में कल के क्लास में हम लोग जानेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज की पॉइंट क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।